प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित की नई एनसीईआरटी पुस्तक पर आधारित इस नए कोर्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और इसी पर आधारित हमने एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्न और इससे पहले जो 4 उदाहरण दिए हुए उन्हें सोल्व कर लिया था। तो जिस स्टूडेंट ने पहला लेक्चर ना देखा हो तो इस लेक्चर का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस लेक्चर के देखे बिना भी आपको सेकंड लेक्चर समझ में आ जाएगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है ये। तो अब सेकंड लेक्चर का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अब ये पुनर्भ्रमण का अर्थ क्या है कि दोबारा से चर्चा करना। पुनर्भ्रमण का मतलब दोबारा चर्चा करना। तो यहाँ पर अप्रमेय संख्याओं की दोबारा चर्चा करना, तो पहली बार हमने चर्चा कब की भाई इसकी? हाँ, पहली बार हमने 9th क्लास में अप्रमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अब कई बच्चे कहेंगे सर 9th वाला तो डिलीट हो गया, अभी हमें याद ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, 2 मिनट लगेंगे बस, आपको अप्रमेय संख्याओं के बारे में पूरा मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। और फिर हम थोड़ा सा इसका 10वीं क्लास का बेसिक करेंगे और उसके बाद हम इसी टॉपिक पर आधारित हमारी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्नों को सोल्व करेंगे, और जो इससे पहले हमें 3 उदाहरण दिए उन्हें भी हम सोल्व कर लेंगे। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें से हर हालत में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है ये समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक वास्तविक संख्या रेखा ड्रा की है। इस वास्तविक संख्या रेखा पर मैंने बराबर दूरी पर कुछ बिंदु अंकित किए हैं। तो यहाँ पर मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो बिंदु है ना, ये संख्या 1 को प्रदर्शित कर रहा है, ये संख्या 2 को, इसी तरह से संख्या 3, 4, 5 और ये बिंदु संख्या 6 को निरूपित कर रहा है, ठीक। और ये आगे जो तीर का निशान है ये शो कर रहा है कि ये संख्या रेखा आगे तक चलती रहेगी, अनंत तक चलती रहेगी, ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आगे तक ये जो संख्याएं हैं ये क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अब इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आप 0 और मिला दीजिए, ये क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं। अब ये सारी की सारी क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। अब पूर्ण संख्याओं के समूह में आप प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 आदि ये और मिला दीजिए। तो ये जो आपको संख्याओं का समूह मिलता है इसे हम कहते हैं पूर्णांक, ठीक। इसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। अब इस संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु है ना वो किसी न किसी संख्या को ज़रूर निरूपित कर रहा है। जैसे यहाँ 0 और 1 के बीच में देखें कितने बिंदु है, ऐसे करके लगाएं तो अपरिमित रूप से अनेक बिंदु यानी अनगिनत बिंदु आप लगा सकते हो, इसे सिंपल भाषा में कहें तो। और हर एक बिंदु क्या है? किसी न किसी संख्या को ज़रूर निरूपित कर रहा है, ठीक। तो ऐसी कितनी बड़ी संख्या है और अनंत बिंदु है इस पे, और हर एक बिंदु एक संख्या को निरूपित कर रहा है। अब इतनी संख्याओं में से बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जिन्हें आप p/q के रूप में लिख सकते हो। p/q का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया कि हम ऐसे 2/3 ऐसे लिख दिया किसी संख्या को, ऐसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर p और q दोनों ही क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए,
क्या होने चाहिए, पूर्णांक। जैसे 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो जो संख्याएं इस तरह से p/q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ p और q दोनों ही क्या हो, पूर्णांक हो, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी q 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक दो उदाहरण और देता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आपने लिखा -3/4, तो -3 देखिए पूर्णांक है, 4 भी क्या है, एक पूर्णांक है, तो ये p/q का रूप हो गया ना। अब नीचे 0 भी नहीं है, ठीक, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई है। क्लियर। तो अब ये जितने भी पूर्णांक है ना, जैसे मान लिया 2 है, 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ। तो जितने भी पूर्णांक है, -4 को -4/1 लिख सकता हूँ। जितने भी पूर्णांक इनको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जितने पूर्णांक है वो क्या है, सारी परिमेय संख्याएं तो है। ठीक, अब रही बात अपरिमेय संख्याओं की। अब बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं, अब इनमें से मैंने कहा कि बहुत सारी संख्याएं आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। अब जो संख्याएं p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब बोला ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी है वर्गमूल 2, ठीक, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, यानी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो है वो सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कहीं आप आगे इसी फलों में वर्गमूल 9 लिख दो, वर्गमूल 9 का मतलब 3 होता है, 3 पूर्णांक आ गया तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब पाई जो है वो भी अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, ध्यान रखना। अब पाई का मान जो 22/7 अपन लिखते हैं या 3.14 जो लिखते हैं ना, वो इसका लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता। वास्तव में पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। 22/7 या 3.14, इन दोनों को ही p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में इतना जानना ही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, और ज़्यादा हमें 9th क्लास के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हमें एक बेसिक बात और समझनी होगी कि अब यहाँ पर हमें एक प्रमेय दे रखी है 1.2, इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाने से पहले या पढ़ाने से पहले जो है ना, मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लिया कि मेरे पास एक संख्या है 441, ठीक, और 441 जो है ये एक भाज्य संख्या है। 441 क्या है, भाज्य संख्या है। और मुझे पता है कि 441 जो है एक अभाज्य संख्या 7 से पूरी विभाजित होती है। ठीक है, करके दिखाता हूँ मैं। 441 को 7 से, 7 5 35, 7 6 42, और फिर एक उतार लिया, 7 3 21। ये देखो पूरी विभाजित हो रही है ना। तो अब 441 जो है हमें ये पता है कि 21 का वर्ग है। ठीक, 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। तो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं ना, वो ये है कि अगर 21 का वर्ग किसी अभाज्य संख्या यानी 7 से विभाजित होता है ना, तो 21 भी 7 से विभाजित होगा। 21 भी 7 से विभाजित होगा, यानी इसको भाग देंगे तो शेष 0 ही आएगा। ठीक, तो
अब इसी तरह से मैं कहता हूँ कि 441 3 से पूरा पूरा विभाजित होता है। ठीक है, करके देखना पूरा होएगा। तो 21 भी 3 से पूरा पूरा विभाजित होगा। तो यहाँ पर इसी रिजल्ट को जनरल रूप में लिखा है कि यदि कोई p क्या है, एक अभाज्य संख्या है। p क्या है, अभाज्य संख्या है। और यदि कोई अभाज्य संख्या p जो है वो a स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित करे। p क्या है, a स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित करती है। विभाजित करने का मतलब भाग, पूरा पूरा भाग देती है। कि कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या a को भी विभाजित करेगी। ठीक, वही अभाज्य संख्या जो है a को भी विभाजित करेगी। तो भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया कि 441 के आप अभाज्य गुणनखंड बना के देखो। ठीक है, 3 पे कट होएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 साते 21, फिर 3 पे कट होएगा, 3 चौके 12, 3 में 27, फिर 7 साते 49। 441 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। और 21 के अभाज्य गुणनखंड बनाओगे तो 3 साते 21। 21 के अभाज्य गुणनखंड बनाओगे 3 साते 21। तो देखो कि जो अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या 21 में आई है ना, वही इसके वर्ग में आएगी, बस 2 बार आ जाएगी वही। ठीक है, तो अगर 441 7 से भाग हो रहा तो 21 भी 7 से होगा, 441 3 से हो रहा है तो 21 भी 3 से हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसमें जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 2 बार आ जाएंगे बस। ठीक है, तो अगर किसी अभाज्य संख्या से किसी संख्या का वर्ग विभाजित होता है तो वो संख्या भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये लिखी है कि यदि p डिवाइड्स a स्क्वायर, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और इस बात का जो प्रूफ है वो NCERT बुक में लिखा है कि आपको परीक्षा की दृष्टि से इसका प्रूफ नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको इस कंसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए कि यदि कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वही अभाज्य संख्या a को भी विभाजित करेगी, पक्की बात है। तो इतना समझने के बाद हम इस चैप्टर की जो आगे थ्योरम है और 1.2 प्रश्नावली की उदाहरण और क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए कि हमारे इस चैप्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम आ रही है और ये थ्योरम समझने के बाद जो है हम ये समझ लीजिए कि आधे से ज़्यादा काम जो है इस लेक्चर का कर पाएंगे। क्योंकि जैसे हमें यहाँ पर इस प्रमेय में ये सिद्ध करना है कि वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या है। हमें पता था कि वर्गमूल 2 अप्रमेय, लेकिन इसे सिद्ध करना है। तो जो इस प्रमेय के जो स्टेप होंगे ना, उसी स्टेप पर हम ये सिद्ध करेंगे कि वर्गमूल 3 एक अप्रमेय संख्या है, वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है, वर्गमूल 7 एक अप्रमेय संख्या है। बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेप्स होंगे। ठीक, तो इसे सिद्ध करने के लिए जो है ना हम एक विरोधाभास नाम की विधि होती है वो इस्तेमाल करते हैं। अब विरोधाभास में क्या होता है कि अगर अप्रमेय सिद्ध करना होता ना तो इसे परिमेय लेके चलते हैं कि यदि संभव हो तो प्रमेय, यानी जो चीज़ सिद्ध करने ना उससे उल्टा हमें ये मान के चल लेते हैं कि प्रमेय है। ठीक, अब प्रमेय लेके चलेंगे तो मान लिया 1 स्टेप किया, 2 किया, 1 स्टेप जा कर के ऐसा आएगा कि वहाँ पर एक ऐसी बात निकल के आ जाएगी जो सरासर हमें दिखती है कि झूठ है, सत्य नहीं है। ठीक है, वहाँ कंट्राडिक्शन हो जाएगा, विरोधाभास पैदा हो जाएगा। और फिर हम ये कहेंगे भाई ये देखो यहाँ पर ये जो विरोधाभास आया है ना, ये हमने इसको परिमेय मान लिया उस वजह से आया, इसका मतलब इसको परिमेय नहीं मानना चाहिए था। और जब परिमेय नहीं मानना चाहिए था तो इसका मतलब ये क्या है, अप्रमेय है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम इसको पहले परिमेय मानेंगे धक्के से,
ठीक है। और फिर हम एक स्टेप पे पहुंचेंगे जहाँ पे हमें ये एहसास होगा, हो हमने तो परिमेय मान के इसको गलती कर दी। ठीक है, परिमेय मान के गलती कर दी, इसका मतलब तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसे कहते हैं विरोधाभास। तो इसका हल बताता हूँ, ध्यान से देखना। 3 नंबर का सवाल है ये और पेपर में आएगा कि वर्गमूल 2 का आ जाए, 3 का आ जाए, 5 का आ जाए, 7 का आ जाए, ये कुछ नहीं कह सकता लेकिन आएगा। तो माना यदि संभव हो तो, माना यदि संभव हो तो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय सिद्ध करना था हम इसे धक्के से परिमेय मानेंगे। ठीक, अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब वर्गमूल 2 बराबर a बटे b, जहाँ b बराबर 0 नहीं है तथा a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब इनका जो HCF है वो 1 है। ठीक, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, चाहिए लिख दो कि HCF हो a एंड b इज 1। अब ये सह अभाज्य पूर्णांक क्या है? सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब ये है कि a और b दोनों सिर्फ संख्या 1 के पहाड़े में ही आते हैं, 1 की टेबल में ही आते हैं और किसी सेम टेबल में नहीं आएंगे। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लिया मैं ये कहूँ कि 8 और 9, वैसे तो ये दोनों भाज्य संख्या है लेकिन 8 और 9 किसी एक पहाड़े में नहीं आते हैं, ये सिर्फ संख्या 1 के पहाड़े में आते हैं। ठीक, तो इसका मतलब 8 और 9 क्या है? सहअभाज्य है। लेकिन अगर 8 और 10 आप कहोगे तो ये सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि दोनों 2 के पहाड़े में आ रही है। तो सहअभाज्य का मतलब समझ गए ना, कि जो सेम टेबल में ना आए, या इसे हम गणित की भाषा में कहें कि जिनका HCF कितना हो? 1 हो। ठीक, तो पहले स्टेप में हमने इसको परिमेय मान लिया। परिमेय मानना तो ये a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a और b क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या आएगा? वर्गमूल 2 का वर्ग तो 2 हो जाएगा और इसका a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ठीक, स्टेप्स को ध्यान से देखना, सारे हर एक क्वेश्चन में हम वही स्टेप इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब b स्क्वायर 2 की तरफ ला करके गुणा कर दो, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब a स्क्वायर बराबर 2 गुणा समथिंग है, इसका मतलब a स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। इसे मैं समीकरण 1 का नाम दे देता हूँ। इसका मतलब a स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित होगा। जब a स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो a भी संख्या 2 से विभाजित होगा। ठीक, इसे मैं कथन कैपिटल A का नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि संख्या a जो है 2 से विभाजित हो रही है। अब देखिए कि संख्या a जब 2 से विभाजित हो रही है तो इसका मतलब a बराबर 2 गुणा समथिंग हम लिख सकते हैं, 2 गुणा एक पूर्णांक लिख सकते हैं, जहाँ m एक पूर्णांक है। m क्या है? एक पूर्णांक है। क्लियर? तो a बराबर 2 हम संख्या समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 से क्या आ जाएगा? 2 गुणा b स्क्वायर बराबर a की जगह क्या रख दो? 2m रख दो। ठीक है, क्योंकि a बराबर 2m है। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या आया? 2 गुणा b स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 गुणा m स्क्वायर, ये 2 में इधर लेके जाऊँगा
तो बी स्क्वायर बराबर 2 गुणा एम स्क्वायर, 2 इधर लेगा 4 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से ये देखो कि बी स्क्वायर बराबर 2 गुणा समथिंग, इसका मतलब बी स्क्वायर का 2 एक गुणनखंड है, इसका मतलब बी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब बी स्क्वायर संख्या 2 से विभाजित होगा। जब बी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो इसका मतलब बी भी 2 से विभाजित होगा। इसको मैं कथन कैपिटल बी कह देता हूँ। अब भाई यहाँ पर देखो, ये 2 कथन पे विचार करने के बाद ये कहता है ए 2 से विभाजित होगा और दूसरा कथन कहता है बी भी 2 से विभाजित होगा। लेकिन आपने मानना क्या है कि ए और बी दोनों सहअभाज्य है, ये एक के अलावा किसी पे कटेगी नहीं। तो यहाँ से तो देखो दोनों 2 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब इनका अच्छे एक तो नहीं है, 2 आ रहा है। ठीक है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कथन ए व बी से कि ए और बी दोनों 2 से, ये देखो मिक्स ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना, 2 से विभाजित होती हैं। इसलिए HCF ऑफ A एंड B इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, जो कि विरोधाभास है। तो हम ये कहेंगे ये है हमारी कल्पना का, जो हमने यहाँ पर कल्पना की थी, हमारी कल्पना का विरोधाभास है। ठीक, इसलिए वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब सेम टू सेम इन्हीं लाइंस पर हमारी प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है। कहता सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जस्ट एक बार मैं इस क्वेश्चन को और जो है डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम लैंग्वेज सेम टू सेम वही लिखेंगे जो वर्गमूल 2 के लिए लिखी है कि वर्गमूल 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम ये कहेंगे कि वर्गमूल 5 यदि संभव हो तो क्या है, परिमेय संख्या है। माना यदि संभव हो तो वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरिमेय से उल्टा यानी परिमेय संख्या है। अगर इसको परिमेय मानना है तो इसका मतलब वर्गमूल 5 बराबर a/b, b इज नॉट इक्वल टू 0 तथा a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ओके, ये आप लिख सकते हो HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। ठीक, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 5 का वर्ग 5 हो जाएगा, बराबर a² अपॉन b² हो जाएगा।
ठीक। अब 5 b² 5 की तरफ आकर के गुणा हो जाएगा। 5 ये डॉट लगाया ना, गुणा का निशान है ये। 5 गुणा b² बराबर a²। अब देखो a² बराबर 5 गुणा समथिंग है, इसका मतलब a² का 5 एक गुणनखंड है। इसका मतलब a² 5 से विभाजित होता है। ये स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक, तो a² 5 से विभाज्य है तो ये भी संख्या 5 से विभाज्य है। ये हमने कहा ही था कि यदि a² किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो a भी उसी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। अब इसे मैं समीकरण 1 और इसे कथन कैपिटल A का नाम दे देता हूँ। ठीक, अब समीकरण 1 से समीकरण, या फिर अब ये देखो कि a भी 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब क्या है कि a बराबर 5 गुणा में एक पूर्णांक कह देता हूँ, जहाँ m एक पूर्णांक है। ठीक, क्लियर। अब समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा कि 5 गुणा b² बराबर a बराबर 5 हम रख देता हूँ यहाँ पर, a की जगह पे 5 हम रख दिया, और a का स्क्वायर है तो 5 हम का भी स्क्वायर, क्योंकि a बराबर 5 है ना। तो यहाँ से देखिए 5 गुणा b² बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25 गुणा m²। अब ये 5 इधर जा कर के भाग होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये 5 इधर जा कर के भाग होगा तो b² बराबर 25/5 यानी 5 m²। ठीक, अब यहाँ से देखिए कि b² बराबर 5 गुणा m², इसका मतलब b² 5 से विभाज्य है। b² संख्या 5 से विभाज्य है। जब b² 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब b भी संख्या 5 से विभाज्य है। ठीक, तो इसे मैं कथन b कह देता हूँ। अब कथन a कहता है कि संख्या a जो है वो संख्या 5 से विभाज्य है, और कथन b कहता है b भी 5 से विभाज्य है। इसका मतलब a और b दोनों 5 से विभाज्य है। कथन 1 व 2 से, कथन a व b से, इन दोनों कथनों से एक बात निकल कर के आई है क्या, कि a व b दोनों 5 से विभाज्य है। ठीक, इसका मतलब a और b सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब a और b सह-अभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक, तो हमने कल्पना क्या की थी कि a और b सह-अभाज्य है, तो ये तो हमारी कल्पना का विरोधाभास हो गया। तो ये है हमारी कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, इसलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब जब ये परिमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। अतः वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक,
अब देखिए सेम टू सेम इन्हीं लाइंस पे हमारी एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 5 है, जिसमें वर्गमूल 3 को एक अप्रमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मैंने ये सारा आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, आप पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले तो आपने खुद ट्राई करना बिना देखे, कहीं दिक्कत हो तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अब आगे दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपको 3 + 2 वर्गमूल 5 दे रखा है और ये कहता है कि ये एक अप्रमेय संख्या है, ये सिद्ध करना हमें। तो एक 9th क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि यदि एक परिमेय संख्या हो और एक अप्रमेय संख्या हो, यानी एक परिमेय और एक अप्रमेय, इन दोनों को आप आपस में जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, हमेशा रिजल्ट क्या आता है, अप्रमेय संख्या ही आएगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर वर्गमूल 5 अप्रमेय है और 2 प्रमेय है, तो इन दोनों की गुणा होगी तो ये अप्रमेय होगी। इधर से 3 प्रमेय है, प्रमेय और अप्रमेय को प्लस करोगे तो भी अप्रमेय आएगी। ठीक, तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि ये क्या है, अप्रमेय संख्या है, लेकिन इसे सिद्ध करनी है। और इससे पहले जो मैंने बात बताई है ना, गुणा भाग जोड़ घटा, एक प्रमेय एक अप्रमेय, ना समझ में आए हो तो कोई बात नहीं है, आप जस्ट इतना ध्यान दें कि ये एक अप्रमेय संख्या है और इसे सिद्ध करना है कि ये अप्रमेय है। ठीक, तो इसको हम बिल्कुल आसानी से प्रूव कर सकते हैं, जो हमने पहले सिंगल जैसे वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 के लिए जो मेथड अप्लाई किया था ना, उससे भी आसान मेथड है। तो जैसे हम ये सम सॉल्व करेंगे, साथ के साथ आप मेथड भी सीख जाओगे। तो इसके हल में वही विरोधाभास विधि इस्तेमाल करेंगे। माना यदि संभव हो तो 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर इसको परिमेय आपने मान लिया तो 3 + 2 वर्गमूल 5, 3 + 2 वर्गमूल 5 को आप क्या लिख सकते हो, a/b लिख सकते हो, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है तथा b = 0 नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे ये सवाल, ये इतना पहला स्टेप तो सेम है। अब आगे जो है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि जो अकेली अभाज्य संख्या आती है ना सब में, जैसे वर्गमूल 5 है या कहीं आपको वर्गमूल 3 दिख जाए, वर्गमूल 2 दिख जाए, उसे ही लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सारा कुछ आपने राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो एक एक करके मैं सारा कुछ वर्गमूल 5 को छोड़ करके बाकी सारा कुछ राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। देखो कैसे, कि यहाँ पर 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b, ये 3 इधर प्लस का है, इस साइड जा करके माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 2 वर्गमूल 5 बराबर देखिए यहाँ पर b एलसीएम आ गया और a - 3b। ठीक, b को एलसीएम लेंगे तो a - 3b आ जाएगा ना ये। और अब मुझे रखना सिर्फ यहाँ पर क्या है, वर्गमूल 5, तो a - 3b, ये 2 इधर गुणा में है, इधर जा करके भाग हो जाएगा। ठीक, अब देखो a और b दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो एक पूर्णांक को 3 से गुणा करोगे पूर्णांक आएगा, एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक अगर आप घटाओगे तो भी क्या आएगा, पूर्णांक। यानी यहाँ पर ये ऊपर वाला पूर्णांक है, इसी तरह से नीचे वाला भी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब वर्गमूल 5 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये अभी तो हमने प्रूव किया है कि ये अपरिमेय है, तो यहाँ पर विरोधाभास हो गया ना। तो हम ये कहेंगे लेकिन क्योंकि a और b
पूर्णांक है, इसलिए a-3b/2b एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, तो इस बात से एक बात क्या क्लियर होगी, इसका मतलब वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या कर दिया भाई, वर्गमूल 5 तो अपरिमेय है, इसका मतलब यहाँ विरोधाभास हो गया। ठीक, लेकिन यह असत्य है, क्योंकि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यह विरोधाभास यही सिद्ध करता है कि हमारी कल्पना गलत है। यह विरोधाभास दर्शाता है कि हमारी कल्पना गलत है, और 3+2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपने यही करना है कि पहला स्टेप तो बिल्कुल सेम टू सेम जो हर एक क्वेश्चन में लिखते हुए, उसके बाद जो है ना, एक जो सिंगल अपरिमेय संख्या है उसको आपने एक तरफ रखना है, बाकी दूसरी तरफ ले जाओ। अब दूसरी तरफ वाली जो है हमें पता है क्या बनेगी, परिमेय बनेगी, और यहाँ से विरोधाभास हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा तो ये परिमेय नहीं होगी, और जो सिद्ध करना हो ना काम हो जाएगा। अब देखिए कि जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट हैं। अब सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों सेम टू सेम इसी तरीके से हो जाएंगे कि जैसे अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें ना, तो सेकंड पार्ट में हम ये लिखेंगे कि माना यदि संभव हो तो 7√5 एक परिमेय संख्या है, और 7√5 परिमेय मानना है तो 7√5 बराबर a/b, जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा b बराबर 0 नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल 5 बराबर a/7b। ठीक, और अब हम लिखें क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या है, वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन यह कथन असत्य है, लेकिन यह असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो अब पिछले क्वेश्चन की तरह से इसको लिखेंगे। यह विरोधाभास दर्शाता है कि हमारी कल्पना गलत है। यह विरोधाभास दर्शाता है कि हमारी कल्पना गलत है,
और 7 वर्गमूल 5 एक अप्रमेय संख्या है। ठीक, तो अब जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है, इसी तरह से ही क्या करेंगे, थर्ड पार्ट कर देंगे। अब थर्ड पार्ट में इसका सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, कंप्लीट आपने लिखना है कि माना यदि संभव हो तो आगे सारा का सारा वही 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो ये a/b के बराबर होगी, जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वर्गमूल 2 को एक साइड रखना है, a/b ये 6 इस साइड ले जा करके माइनस कर दो। अब b एलसीएम आ गया, a माइनस 6 भी हो जाएगा ये। ठीक, अब वही क्योंकि वाली लाइन, क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है इसलिए a माइनस 6b/b एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये परिमेय है और इसके बराबर क्या वर्गमूल 2 है, इसका मतलब वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या होगी। अब आगे से हम वही लाइन, लेकिन यह असत्य है क्योंकि हमें पता है वर्गमूल 5 की जगह क्या करेंगे, वर्गमूल 2 एक अप्रमेय संख्या होती है और यह विरोधाभास यही दर्शाता है कि हमारी कल्पना गलत है और 6 प्लस वर्गमूल 2 क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। क्लियर। अब देखिए छठा उदाहरण भी सेम टू सेम इन्हीं लाइन्स पे होगा। तो पहले 5 माइनस वर्गमूल 3 को अप्रमेय सिद्ध करना तो इसे परिमेय मानेंगे, उसी तरह से इसको a/b के बराबर मानेंगे। ठीक, फिर वर्गमूल 3 को हमें लेफ्ट साइड में रखना, बाकी सारा राइट साइड में ले जाएंगे। ठीक, तो पहले 5 को इधर लेंगे तो a/b और ये 5 यहाँ प्लस के साइड जा करके माइनस का हो जाएगा। यहाँ से ये स्टेप समझिए कि यहाँ पर हमें माइनस का वर्गमूल 3 मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस इस साइड में माइनस कॉमन ले लूँगा। माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस कॉमन लेने से माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वर्गमूल 3 बराबर 5 माइनस a/b। बस ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, वर्गमूल 3 बराबर b एलसीएम 5b माइनस a। ठीक, अब कई बार कई बच्चे एग्जाम में इसी माइनस की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये स्टेप आपको समझा दिया है। आगे सेम टू सेम वही बनेगा, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय होगी तो वर्गमूल 3 भी क्या होगी, परिमेय होगी, जो कि गलत है क्योंकि हमें पता है कि वर्गमूल 3 अप्रमेय होती है। तो यहाँ विरोधाभास हो गया, ये विरोधाभास ये दर्शाता है कि ये परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या होगा, ये अप्रमेय होगा बस। तो देखिए जो मैंने आपको सॉल्यूशन समझाया लिख भी दिए हैं ताकि किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो यहाँ से देख सके। अब ये 7वां उदाहरण जो बच्चे कर सकते हैं, एक बार अपना नाम लिख के कमेंट में यस सर लिखिए। ठीक है, जो नहीं कर सकते वो नो सर लिखें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, अब लास्ट में देखिए कि जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट बच गया था, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसमें 1/वर्गमूल 2 को आपने अप्रमेय सिद्ध करना है। इससे हमने जैसे वर्गमूल 2 को वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 को सिद्ध किया था ना, उस मेथड से करना है। तो जस्ट 2 मिनट लगेगी, मैं समझा ही देता हूँ कि माना हल में लिखेंगे यदि संभव हो तो 1/वर्गमूल 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसको परिमेय मान लिया है तो 1/वर्गमूल 2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के बराबर, जहाँ a और b क्या है, दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है तथा
b 0 के बराबर नहीं है। ये क्यों लिखते हैं b 0 के बराबर नहीं है? क्योंकि b 0 हो गया ना तो समथिंग डिवाइड बाय 0 ये परिभाषित नहीं होता, इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन में ये चीज़ लिखनी होती है। ठीक है, तो अब चलो इस पर जस्ता ना करके अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखो कि आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आर पार गुणा करनी है b की एक तरफ और a की वर्गमूल 2 की तरफ। ठीक, बस ये स्टेप अलग है, बाकी सारा कुछ सेम चलेगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर गुणा 2। अब बी स्क्वायर के गुणनखंड में 2 है तो इसका मतलब बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। बी स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है। अब बी स्क्वायर 2 से विभाज्य, 2 एक अभाज्य संख्या होती है ना, तो इसका मतलब बी भी संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक, अब इसे हम कथन ए का नाम दे देते हैं। ये समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब देखो कथन ए से हम एक बात निकाल के लाएंगे, b बराबर 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है या कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब b बराबर 2m आप पहले में रख दीजिए। समीकरण 1 से क्या आ जाएगा कि b बराबर 2m रखना है तो 2m का स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर गुणा 2, 4m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर गुणा 2, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 गुणा m स्क्वायर, 2 गुणा m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्लियर, 2 गुणा m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर संख्या 2 से विभाज्य है। जब a स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब a भी संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक, इसको कथन हम b कहेंगे। अब कथन a और b दोनों ये कहते हैं कि ये वाला कथन और ये वाला कथन क्या कहते हैं कि संख्या a और b दोनों ही 2 से विभाज्य हैं। इसका मतलब ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, और सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो ये तो हमारी कल्पना का विरोधाभास हो गया, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। और 1/2, 1/2 परिमेय संख्या नहीं हो सकती, और परिमेय नहीं होगी तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो देखिए ये जो आगे की लैंग्वेज है मैंने लिख भी दी है ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इस पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, जो स्टूडेंट नोट करना चाहे पॉज करके नोट कर सकता है। मैं धीरे धीरे नीचे तक इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, और इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए जो है आप मेरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें। स्ट्रेस लेक्चरर के नाम से है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको, लोगो आप पहचाने जाओगे। वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बेस्ड जो है आपको क्विज़ दी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज़ है। आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करोगे ना, उनमें से आपको एग्जाम में देखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप डाउनलोड कर लोगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।